So let us now try to discuss the rotation of the complex number. तो देखो हम डायरेक्टली देखेंगे कि क्या चीज़ है, क्या रिजल्ट है और उसको किस तरह से अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, जैसे मान लो हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। एक हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने माने हुए हैं कि लेट अस से दिस इज Z2। ये जो पॉइंट्स हैं these are represented by these complex numbers। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ हैं जो कि हमें याद रखनी है। वो ये कि जो हम एंगल लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, दैट थीटा शुड बी पॉजिटिव। जो एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं दैट वी कंसिडर एज पॉजिटिव। उसके बाद हम सारे रिजल्ट लिखेंगे। अब ये हमने पॉजिटिव लिखा है तो उसमें एक और दो तीन हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाएगी कि ये जो होगा इसको, जब हम यहाँ से इनिशियल पॉइंट है क्योंकि हम ऐसे मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, दिस विल बी द फाइनल एंड दिस विल बी इनिशियल। Z3 माइनस Z2, Z2 माइनस Z1 करेंगे, ठीक है। तो अब इसी के बेसिस पे हम रोटेशन का फॉर्मूला लिखते हैं कि इनिशियल हो गया और वो वाली चीज फाइनल हो गई। तो यहाँ पे हमने जो इनिशियल और फाइनल डिफाइन किया है ना, उसका रीजन है अभी थोड़ा सा ये देख लो कि यहाँ पे जो इनिशियल और फाइनल की बात आएगी तो हम सबसे पहले हम लिखते हैं कि इनिशियल जो हमारे पास फाइनल होगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे जो फाइनल है, ठीक है। तो फाइनल Z2 माइनस Z1 है तो पहले फाइनल वाली चीज लिखो अपॉन उसका मॉडुलस इक्वल टू Z3 माइनस Z1 मतलब इनिशियल वाला पार्ट अपॉन उसका मॉडुलस इनटू e रेज़ टू द पावर i थीटा। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला रोटेशन के लिए। और ये फॉर्मूला जो रोटेशन का है हम काफी जगह यूज करते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे। अब यही यूज करके एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि हमें पता होना चाहिए। तो अगर आपने पहले वो डेराइव नहीं किया था तो वो स्टैंडर्ड रिजल्ट आप कर लेना डेराइव, तो वो बेसिकली हम डायरेक्टली लिखेंगे वो स्टैंडर्ड रिजल्ट। एंड दैट रिजल्ट इज कि अगर हमारे पास लेट अस से दिस इज द ट्राइंगल A B C and it is represented by vertices are represented by these complex numbers Z1 Z2 and Z3। तो using this concept of rotation, ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। दिस रिजल्ट इज इम्पॉर्टेंट। तो आप इस रिजल्ट को याद रखो, क्वेश्चन भी आ चुका है इसके ऊपर। विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन आल्सो। हियर आर नेक्स्ट क्वेश्चन। Z1 Z2 भी टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट हैं दिस इज Z स्क्वायर प्लस AZ प्लस B इक्वल 0, Z बीइंग कॉम्प्लेक्स। तो जो तीन पॉइंट हैं ओरिजिन Z1 एंड Z2 फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं तो A और B में क्या रिलेशन होगा। सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट रिलेशन। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो डायरेक्टली जो प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले पढ़े डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, वरना हमको दोबारा से रोटेशन यूज करना पड़ता। तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल्स Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास आया Z3 है 0, ओरिजिन है, ये हो गया 0, ठीक है। अब जो हमारे पास चीज़ें बची हैं Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, तो ऐसा इसको लिख लेते हैं Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर। अब यहाँ पे Z1 Z2 है लेकिन अगर यहाँ पे हम ऐसे ऐड कर लें कि ट्वाइस ऑफ Z1 Z2 दोनों साइड, तो इट बिकम्स 3 टाइम्स Z1 Z2। दिस इज Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर इक्वल्स 3 टाइम्स Z1 Z2।
तो ये सम ऑफ फ्रूट्स है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, सम ऑफ फ्रूट्स कितना हो जाएगा a माइनस a बाई 1, राइट, दैट विल बी a स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स 3b बाई 1, सो दिस विल बी इक्वल टू 3b। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए c, a स्क्वायर इक्वल्स 3b। कि if you want to understand, let us try to discuss and understand the geometry of complex numbers। तो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो इम्पोर्टेंट रोल आता है वो आता है आपका z1 माइनस z2 का मॉडुलस, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, आप ये चीज को बस थोड़ा सा समझ लो कि यहाँ पे एक पॉइंट z1 है, यहाँ पे एक पॉइंट z2 है, ये z1 हो गया और ये z2 हो गया। तो z1 और z2 को आज आप ज्वाइन करोगे तो ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा, z1 माइनस z2 पॉइंट z1 का z2 से डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये है क्या, दिस रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2, ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अब इसीलिए हम बारी बारी से बात करते हैं कि हमारे पास अगर डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स होंगे तो वो क्या क्या चीज कब रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब जैसे मान लो हमारे पास z माइनस z1 इक्वल्स कुछ भी है, लेटर से सम r, तो ये z है, वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है। इट इज सेम एज x, y, जो हम जनरली रियल नंबर्स में लेते हैं टू फाइंड आउट द लोकस। सो यहाँ पे हमने क्या लिया है z। अब z1 लिखा हुआ है तो z1 इज अ पर्टिकुलर पॉइंट और अ फिक्स्ड पॉइंट, तो अब इसको आप z नॉट भी लिख सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो z माइनस z1 इक्वल टू r। तो आप ज्योमेट्रिकली अगर सोचोगे यहाँ पे बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फिक्स पॉइंट है z1, तो उस फिक्स पॉइंट z1 का और डिस्टेंस z पॉइंट से किसी एक पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट r, ठीक है। ये सबको पता है, तो पूरी दुनिया को पता है ऐसा लोकस सर्कल होता है। तो अगर आपको ऐसे दिखाई दे जाए तो बेसिकली वो क्या है, सर्कल है, बस इतना याद रखो। अब दूसरी चीज, अब बारी बारी से थोड़ा चीज समझ चलते हैं। अब सेकंड पार्ट में अगर आपके पास ऐसा है z माइनस z1 इज इक्वल टू z माइनस z2, ठीक है। अब z माइनस z1 इक्वल z माइनस z2, अब इसको अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो मान लो z1 z2 ये दोनों पॉइंट है, इनको ज्वाइन कर दिया हमने, दिस इज z1, दिस इज z2, और z एक ऐसा पॉइंट है जो कि दोनों से बराबर दूरी बना के रख रहा है, ठीक है। तो उसका लोकस निकालो। ये 10th क्लास में तुमने कंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़े होंगे, ऐसा जो लोकस होता है वो सिंपली क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ कह सकते हैं दिस इज नथिंग बट, और द लोकस ऑफ z, वी आर फाइंडिंग आउट लोकस, ठीक है, ज्योमेट्री वाले पार्ट में। तो लोकस किसका, z का, यहाँ पे भी z का, यहाँ पे भी z का, हर पॉइंट में z का लोकस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस z रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, perpendicular bisector of line segment joining z1 एंड z2। तो ये वाला जो लोकस होगा तो z जो है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मूव करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ज्योमेट्री वाला पार्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए, ये हो गया सर्कल के लिए। ऐसे हमारे पास सारे हैं, ऐसे हम एलिप्स के लिए भी करेंगे, ऐसे हाइपरबोला के लिए भी करेंगे, ठीक है। तो आप उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करके कर सकते हो। हम डायरेक्टली लिख लेते हैं रिजल्ट सारे, ठीक है, कब कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट करने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सबसे पहला हम लिखते हैं एलिप्स की तरह, ठीक है, जो आपको लोकस रिप्रेजेंट कब क्या करेगा, ठीक है। तो उसमें आपको पता है कि क्या आता है आपके पास, सबसे पहली चीज है कि आप याद करो जो एलिप्स की बेसिक डेफिनेशन होती थी, उसमें हमारे पास क्या आता था कि SP1 प्लस SP, जो फोकस से डिस्टेंस आप निकालोगे एक पॉइंट वेरिएबल पॉइंट का, उनका सम क्या होता था, 2a के बराबर होता था, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे भी लिखेंगे कि यहाँ पे z माइनस z1 प्लस z माइनस z2 लेट अस से इज सम कांस्टेंट k। तो ये उसी तरह रिप्रेजेंट हो रहा है, अगर आप ध्यान देखोगे यहाँ पे S1p
प्लस S2P इक्वल्स टू A। पर K पे डिपेंड करेगा कब एलिप्स रिप्रेजेंट करेगा, कब एलिप्स रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, ये कंडीशंस याद होनी चाहिए। तो पहली तो चीज ये है कि अगर ये जो K है, इफ दिस K इज ग्रेटर देन Z माइनस Z1 माइनस Z2 का मॉड, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस से बड़ा है, देन दिस रिप्रेजेंट्स एलिप्स। और ऑब्वियसली आपको पता है कि ये जो Z1 Z2 क्या रहेंगे, दोनों फोकाई, एक हो जाएगा Z1 और एक हो जाएगा Z2। और इसके बाद अब हमारे पास आता है कि जब क्या हो जाए कि इसके इक्वल हो जाए, तो मान लें इस पार्ट को क्या हो जाएगा A, ये पार्ट हो गया मान लो B, तो K इक्वल भी हो सकता है Z1 माइनस Z2 के। तो अगर K Z1 माइनस Z2 के इक्वल हो जाएगा तो अब ये कुछ नहीं रिप्रेजेंट करेगा, दिस कैन ओनली रिप्रेजेंट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग Z1 Z2। तो ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2। अब देखो कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है, ये पार्ट सी में क्या होगा, अब एक ही केस बचा हुआ है, व्हेन K इज लेस देन Z1 माइनस Z2 का मॉड, मतलब उन दोनों के डिस्टेंस से भी कम है। ठीक है, इन दिस केस इट कैन नॉट रिप्रेजेंट एनी कर्व, सो इट डज नॉट रिप्रेजेंट एनी कर्व। अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा कि क्यों रिप्रेजेंट नहीं करेगा, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप ये मान के चलो, आपको पता, आप जब लिप्स पढ़ा था तो यहाँ पे S1 S2 या यहाँ पे Z1 Z2 ये दो फोकस हो गए इसके। अब ये जो आपने एलिप्स के डेफिनेशन में पढ़ा होगा कि एक थ्रेड ले सकते हैं हम, यहाँ पे एक थ्रेड लेने के बाद अब इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे, उसको थ्रेड को आप घुमाते रहो इस तरह से, तो वो एलिप्स बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इस वाले केस में क्या है, उस थ्रेड का डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के बराबर है। तो इसका मतलब वो जो पॉइंट लाई करेगा यहीं लाई करेगा सेकंड वाले केस के लिए। अब तीसरे में कह रहा है कि उस थ्रेड का डिस्टेंस इन दोनों के डिस्टेंस से भी कम है। तो ऐसा हम कैसे निकाल सकते हैं, ऐसा पॉइंट आपके पास आएगा ही नहीं। तो आपको ऐसा पॉइंट ढूंढना है सी वाले केस में, ठीक है, उस पॉइंट का Z1 से डिस्टेंस और उस पॉइंट का Z2 से डिस्टेंस, दोनों का सम इन दोनों के आपस के डिस्टेंस से भी कम हो, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप वो वाला एग्जांपल लेके बेटर वे में समझ सकते हो। तो इलिप्स वाले केस के लिए हमारे पास ये तीन केस बनते हैं। तो हाइपरबोला में देखो हमारे पास क्या होता है, वी हैव, जो कि सिमिलर सिचुएशन थी पहले, तो हाइपरबोला में हमें पता है कि z माइनस Z1, वहां पे डिफरेंस होता है इक्वल टू कांस्टेंट। एक तो ये हो जाएगा कि z माइनस Z1 इज अ डिस्टेंस, ठीक है, और ये हो जाएगा, मॉड लगा दोगे तो दिस इज द डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस होता है, कोई भी बड़ा हो इसलिए हम वहाँ पे एक मॉड लगा देते हैं, दिस इक्वल्स के। अब यहाँ पे भी ये हाइपरबोला कब रिप्रेजेंट करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यूज ऑफ के। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, इफ के इज लेस देन Z1 माइनस Z2, उस वाले केस में ये जो रिप्रेजेंट करेगा दैट विल बी द हाइपरबोला। अब इसमें भी हम वही सारे केसेस लेंगे। अब क्योंकि अब ये हाइपरबोला हो गया है, अब सिंपल सी चीज ये है कि जो Z1 एंड Z2 होंगे, दोज विल रिप्रेजेंट द फोकाई। तो ये Z1 Z2 ये रिप्रेजेंट करेंगे फोकाई। अब दूसरे वाले केस के लिए, ये मान लो आपके पास केस नंबर A, ये हो जाएगा केस 2। तो केस 2 में हम क्या ले लेंगे, दोनों को इक्वल, Z1 माइनस Z2 के बराबर। उस वाले केस में क्या होगा, दिस विल रिप्रेजेंट लाइन ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2, लेकिन उनको जो बीच वाला सेगमेंट वाला पोर्शन रहेगा वो एक्सक्लूडेड रहेगा, एक्सक्लूडिंग
द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग Z1 Z2। तो इसका देखते हैं कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। तो बेसिकली देखो व्हाट इट वांट्स टू से इज कि आपके पास ऐसा रे बन जाएंगे, एक यहाँ से यहाँ गई, एक यहाँ से यहाँ गई। तो दीज विल बी दी पॉइंट्स इन द लोकस। मतलब ये हो गया आपका Z1 पॉइंट। तो Z1 और Z2 के बीच में जो होगा वहां लोकस नहीं रहेगा, उसके अलावा जो भी पोर्शन होगा, पार्ट होगा लाइन का, दैट विल बी पार्ट ऑफ द लोकस। अब सी पार्ट, तो सी पार्ट में यहाँ पे लेसन लिया था k हैज टू बी ग्रेटर देन Z1 माइनस Z2। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में जब k ग्रेटर देन होगा तो इट डज नॉट रिप्रेजेंट एनी कर्व, और हम क्या लिख दें डायरेक्टली, मैसेज लिख देते हैं नो कर्व। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो दो चीजें आ गई हमारे पास कि पहला तो ये कि यहाँ पे ये क्या है, एक बार हो गया लाइन, ठीक है, एक बार हो गया हाइपरबोला, एक बार कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये वाला केस हो गया ज्योमेट्री का हाइपरबोला के लिए। अब एक सिंपल सी चीज है, हम अगर देखें कि हम इनको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक बस सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर मान लो हमको दिया हुआ है, लेट अस से वी आर गिवन दैट z प्लस 4 इसका मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमको पता लगाना है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ maximum value of modulus of z plus 1। z plus 4 is less than equal to 3। हमने देखा था कि this was representing circle, तो less than 3 है तो less than radius है। ठीक है, तो मतलब सर्कल या उसके अंदर का रीजन वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो अब छोटी सी देखते हैं हम यहाँ पे, और सेंटर हमको पता है क्या होगा कि ये जो पॉइंट था वही सेंटर था, क्योंकि उसी से डिस्टेंस हो रहा है, सेंटर से डिस्टेंस लिया जा रहा है। तो बेसिकली अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि दिस इज नथिंग बट, ये एक सर्कल हो गया हमारे लिए। ठीक है, अब हम जो ड्रॉ करना है वो सारी चीजें ड्रॉ कर लेते हैं कि देखो z माइनस 4 है, तो पहले तो हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं कि चलो ये मान लो हमारे पास कुछ एक्स एक्सिस हो गया, क्योंकि ये आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास ये जो पॉइंट है दिस शुड बी -4,0। तो -4,0 हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, दिस इज द सेंटर, और रेडियस है 3। तो यहाँ से हम 3 तक जाएंगे। ठीक है, तो -4 + 3, तो ये वाला जो पॉइंट होगा दिस शुड बी -1,0। ठीक है, तो जो y एक्सिस होगा, अगर जरूरत पड़ रही है चलो बना लेंगे, तो वो कुछ इस तरह का होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर थोड़ा सा और ऑब्जर्व करोगे तो बेसिकली देखो हमें पूछ क्या रहा है, z प्लस 1। अभी डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, हमने बात करी थी कि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो z प्लस 1 जो होगा आप उसको ऐसा लिख सकते हो कि दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, और दिस मे रिप्रेजेंट z माइनस ऑफ -1 का मॉडुलस। ठीक है, z माइनस ऑफ -1 का मॉडुलस, मतलब -1 से डिस्टेंस z का, और z क्या है, z इज एनी पॉइंट ऑन और इनसाइड द सर्कल। ठीक है, ये चीज है इंपॉर्टेंट। तो मतलब बेसिकली हमारे पास क्या है, आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो है, ये जो भी पूरा रीजन रहा होगा, ठीक है, मतलब सर्कल के अंदर वाला रीजन, तो बाउंड्री भी इंक्लूड होंगी और अंदर का रीजन भी इंक्लूड होगा। ठीक है, सारा रीजन, तो ये जितने भी पोर्शन होगा, ये जो इनमें से कोई भी पॉइंट रहेगा ना वही z रहेगा, एनी पॉइंट वही क्या रहेगा, z। ये जो पूरा सर्कल आ रहा है हमारे पास, तो इसमें हम ये देखेंगे उस पॉइंट का -1 से डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि एक पॉइंट मान लो, चलो ऐसा हमने कोई भी बीच में ले लिया, लेट अस से दिस इज सम पॉइंट z, तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आप अगर ऑब्जर्व करोगे सर्कल के अंदर तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ही होना चाहिए
Z for this distance to be maximum, क्योंकि यहाँ पे लोगे डायमीटर तो लार्जेस्ट कॉर्ड होता है, और बेसिकली यहाँ पे अंदर कोई भी पॉइंट लोगे और बाउंड्री पे कोई पॉइंट लोगे, तो बाउंड्री वाला यहाँ पे ज्यादा दे रहा है डायमीटर पे, तो इस पॉइंट का Z से डिस्टेंस मैक्सिमम होना है, और Z क्या है, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल और इनसाइड द सर्कल। तो बेसिकली आपको फिगर से पता चलेगा कि डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट ही होना चाहिए, और डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट हो गया तो मतलब क्या हुआ, डायमीटर हो गया। अभी रेडियस क्या था, 3 था, तो डायमीटर क्या हो गया, 6 हो गया। तो Z प्लस 1 मैक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो ऐसे हमको क्वेश्चंस करने हैं, मतलब मैथमेटिकली ना करके ज्योमेट्रिकली उसको करो, सो इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। So this was a quick revision for the complex numbers, right? So we try to cover almost all the parts, all the portions, and also the examples. And this question that we have done in the last one is also asked in ITJ, right? So I hope this was a very important and helpful session for all of you. And see, if you are watching this, and try to spread this as much as possible, right? So everything is available on the YouTube, and this one that we are doing is absolutely free of cost. So if you think that this might help for the JEE aspirant, so please do try to spread this, and it will motivate the entire team to make more videos on different topics, and all the topics in fact, right? And also do subscribe for the updates, and try to, you can also mail us at the email ID that we have, right? And we can also try to have different things and improvements, right, based upon the suggestions. So do let us know about what do you feel about all these things, right? So we'll meet up again with some more topic, and as JEE 2020 is also approaching, and this video will really help for those students who are appearing for just now appearing after 10 or 15 days for JEE, or of course for the quick revision of the chapter complex numbers, right? So we'll meet up again. So till then, all of you, bye bye and take care.